अगर रहना है कंपटीशन में बरकरार तो सबसे पहले करो बेसिक को तैयार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो लेक्चर में। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पंक्चुएशन के बारे में, यानी विराम चिन्हों के बारे में हमारे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सारे विराम चिन्हों को समझ सके, उसके प्रयोगों को समझ सकें। तो चलिए अब समझते हैं पंक्चुएशन को। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उस एग्जाम्पल को आपको गौर से सुनना है और मेरी बातों को समझने की कोशिश करना है। तो मान लो आप किसी नए सड़क पर दौड़ते हुए चले जा रहे हो, मतलब उस सड़क के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है कि आगे उस सड़क पर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ बड़ा सा गड्ढा है या क्या आगे कौन सी चीज़ें हैं। बस आप दौड़े चले जा रहे हो और कुछ दूर दौड़ने के बाद रोड के बाद आपका एक बड़ा सा गड्ढा खाना गया है। रोड बनाने के लिए बड़ा सा गड्ढा खाना गया है, लेकिन आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और उस गड्ढे के ठीक बगल में आपका एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ पर एक गड्ढा है। देखते हो ना, अलग अलग निशान होते हैं बोर्ड पे, तो उस तरह का वहाँ पर निशान भी बनाया गया है, लेकिन आप सिर्फ दौड़े चले जा रहे हो। तो क्या होगा आगे? जी हाँ, आप थोड़ी देर बाद जाते ही उस गड्ढे में गिर जाओगे। उस गड्ढे में गिरने के बाद आप ये सोचोगे कि आखिर मुझे इतना बड़ा गड्ढा दिखा क्यों नहीं, आखिर मैंने इस रोड किनारे लगे हुए बोर्ड, जो आपका रोड किनारे जो बड़ा सा ऐसा बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पर कुछ निशान लगे हुए थे, उसको मैंने गौर क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर आपको क्या बातें समझ में आती हैं कि जो वहाँ पर रोड किनारे बोर्ड लगा हुआ है वो आपको उस रोड का सही रास्ता बता रहा है कि इस रोड का अंत यहीं तक है, आगे एक बड़ा गड्ढा है, उसके बाद एक रोड शुरू हो रहा है। यानी वो रोड, वो आपका निशान जो है वो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, उस रोड के बारे में बता रहा है कि वो रोड कहाँ तक है। तो इसी तरह से जो पंक्चुएशन का काम है, आपको सेंटेंस को सही रास्ता दिखाना, यानी जो वाक्य होते हैं उनको सही रास्ता दिखाने का काम करता है आपका पंक्चुएशन, यानी विराम चिन्ह। यानी मान लो जब आप कोई 4-5 वर्ड एक साथ बोलते हो और उन वर्ड को बोलने के बाद आप एकदम चुप हो जाते हो, एकदम शांत हो जाते हो, तो वहां पर आपका पंक्चुएशन मार्क ये कहता है कि बाबू अब तुमने तो अपना शब्द बोल दिया, अब मैं तुम्हें यहाँ रोकता हूँ, मैं अपना यहाँ पर एक चिन्ह लगाता हूँ, उसके बाद तुम फिर से जो तुम्हें बोलना होगा वो बोलना। यानी मेरे चिन्ह के बाद जो मैं चिन्ह लगाऊंगा, जो पंक्चुएशन बोल रहा है कि जो मैं यहाँ पर चिन्ह लगाऊंगा, उसके बाद आपको जो बोलना होगा वो बोलना, क्योंकि तुमने जो 4-5 वर्ड बोला उसके बाद तुम बहुत देर तक रुके रह गए। यानी इस तरह जो है पंक्चुएशन किसी भी सेंटेंस को करेक्ट बनाता है। जब भी हम कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम अलग अलग पंक्चुएशन साइन का यूज करके हम सेंटेंस को सही सही लिखते हैं। तो चलिए अब समझते हैं एक एक करके सभी अलग अलग पंक्चुएशंस के बारे में। तो अब चलिए समझते हैं फुल स्टॉप को। फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम, यानी जब भी आप किसी सेंटेंस को पूरी तरह से खत्म कर देते हो, यानी उस सेंटेंस के बाद आप बहुत देर तक रुक जाते हो। यानी जब आप कोई भी वाक्य बोलते हो या लिखते हो, उसके बाद आप कोई वाक्य नहीं लिखना चाहते हो या एक नए सिरे से आप शुरुआत करना चाहते हो, तो उस तरह से आप वहां पर फुल स्टॉप का यूज कर सकते हो। अगर हम फुल स्टॉप के चिन्ह के बारे में बात करें तो एक डॉट होता है, एक बिंदु। यानी जब भी आप अपने पेन का या पेंसिल का जो नीब होता है, ये नीब आप अपने कॉपी पे ऐसे रख दो सीधा सिंपल इस तरह से, तो जो आपका एक डॉट बन रहा है सिंपल सा छोटा सा, ये आपका होता है फुल स्टॉप। या आप इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप बोलते हो और हिंदी में जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका एक सीधा लाइन इस तरह से हम प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम के लिए। जब आप किसी भी सेंटेंस को खत्म कर देते हो, यानी वो सेंटेंस पूरी तरह से रुक चुका है, तो वहां पर आप यूज करते हो फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप का यूज हम एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त अक्षर, एब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त अक्षर यानी शॉर्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। यानी एक आपका वर्ड्स है, अगर उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो जो उसके लिए लेटर यूज करते हैं ना, तो लेटर के बीच में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर आपको अपना नाम ही लिखना है, अगर आपको अपना नाम लिखना है तो उसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ R.K. इस तरह से, या कोई कोर्स वगैरह जैसे आप BA या BDO, ओके। उसी तरह से अगर कोई मंथ का नाम लिखना, मान लो नवंबर, इस तरह से, तो आप इन सभी एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त अक्षरों के बीच में भी फुल स्टॉप का यूज कर सकते हो।
फुल स्टॉप का यूज हम रुपए, पैसे या किसी भी देश का जो उनका करेंसी है उनके बीच, या आपको समय यानी मिनट, घंटा, उनके बीच भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर रुपए पैसे को देखें तो मान लो 5 रुपये 50 पैसे, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी 5 के बाद आप डॉट दे सकते हो यानी फुल स्टॉप, और उसके बाद 50 यानी 50 यानी 50 पैसे। उसी तरह से अगर आपको टाइम लिखना है तो मान लो 2:30, इस तरह से आप लिख सकते हो। एम हो रहा है तो ए, इसके बाद भी फुल स्टॉप एम। ओके, तो इसी तरह से आप टाइम या करेंसी के बीच भी फुल स्टॉप का यूज कर सकते हो। ये थे आपके कुछ फुल स्टॉप के अलग अलग प्रयोग। अब चलिए समझते हैं कॉमा का प्रयोग हम कैसे सेंटेंस में करते हैं। तो कॉमा का मतलब होता है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए, और विराम का मतलब रुकना। यानी जब भी आप किसी भी सेंटेंस में थोड़े थोड़े समय के लिए रुकते हो, थोड़े थोड़े समय के लिए अलग अलग आप वर्ड यूज करते हो, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हो। यानी अगर मान लो कोई भी सेंटेंस है उसमें आप 3-4 नाम अलग अलग यूज कर रहे हो, राम, श्याम, मोहन, इस तरह से आप यूज कर रहे हो। 3 शब्द के बीच में भी हम कॉमा का यूज करते हैं। तो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में थोड़ी देर रुकने के अलग अलग शब्द यूज होते हैं तो वहाँ पर हम कॉमा का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मान लो आप एक ही सेंटेंस में बहुत सारे अलग अलग नाम यूज कर रहे हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जानवर का नाम है, या कोई भी चीज़ का नाम है। जैसे मान लो ऐसे लिख रहे हो। अगर हम इस सेंटेंस को ग्रामर के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? तो अभी तुरंत मैंने बोला कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं, यानी उसमें अगर आपको बहुत सारे नाउन देखने को मिलते हैं, या प्रोनाउन देखने को मिलते हैं, या एडजेक्टिव देखने को मिलते हैं, यानी 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा जहाँ भी आपको देखने को मिले, तो उन सब के बीच हम कॉमा का यूज करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ खास बातें ध्यान देनी है कि अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में 3 आपके कोई भी नाम आ गए, जैसे यहाँ पर 3 नाम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो शुरू वाले आपके 2 नाम होंगे उनके बीच हम कॉमा का यूज करेंगे। यानी यहाँ राम है तो राम के बाद हम यूज करेंगे कॉमा का। ये राम और श्याम 2 हैं तो इनके बीच हमने क्या किया, कॉमा का यूज। लेकिन इसमें जो दूसरा नाम होगा उसके बाद हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके बाद हम किसका यूज कर देते हैं, एंड का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर किसका यूज होगा, एंड का। इसी तरह से अगर 4 रहेगा तो वहाँ पर किसके किसके बीच होगा, यानी वहाँ पर 3 के बीच आपका कॉमा का यूज होगा, और जो तीसरा होगा उसके बाद आपका एंड का यूज होगा। यानी ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कॉमा का यूज कर सकते हैं। कब? जब एक सेंटेंस में आपको बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं। कॉमा का यूज हम इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी सेंटेंस में एक चीज को दोहराया जाए, यानी एक चीज को हम 2 बार बोलें, जैसे रन रन, गो गो, यानी या कम कम। इस तरह से आपको कहीं भी एक ही चीज को 2 बार बोला जाए तो वहाँ उन दोनों के बीच हम कॉमा का यूज करेंगे। जैसे मान लो गो गो, आगे कोई आपका इसमें जो वर्ड्स होंगे वो होंगे, लेकिन अगर गो को हम 2 बार बोल रहे हैं तो इस गो के बाद हम बीच में कॉमा का यूज यहाँ पर करेंगे। अगर आप किसी भी सेंटेंस में एक व्यक्ति को या कोई भी चीज़ को एड्रेस करते हो, यानी उसके बारे में और सारी बातें करते हो, जैसे मैं बोलूँ कि मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो यहाँ पर मोहन और सर को एड्रेस किया जा रहा है। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका हम यूज करेंगे मोहन, और इस मोहन के बाद हम यहाँ पर कॉमा का यूज करेंगे। मोहन वेयर आर यू गोइंग। ओके, इस तरह से। उसी तरह से जो हमने मे आई कम इन बोला, मे आई कम इन, इनके बाद जो हमने सर बोला तो वहां पर भी हम कॉमा सर। तो इस तरह से हम यूज करते हैं कॉमा का। अगला चलिए समझते हैं डैश के यूज को। तो डैश का यूज हम वहां करते हैं जब हमें किसी भी हेडिंग के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में वर्णन करना हो, यानी उसके बारे में हमें बताना हो। जैसे मैं अभी यहाँ पर डैश के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो मैंने डैश के बाद यहाँ एक डैश का चिन्ह दिया। इसी तरह से अगर आप किसी भी वर्ड्स के बारे में बताना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में बताना चाहते हो, तो उसको लिखने के बाद आप डैश का चिन्ह देकर नीचे से लिखना शुरू कर सकते हो, या ऊपर से भी लिखना शुरू कर सकते हो। डैश का यूज हम वहां भी करते हैं जब आप किसी भी चीज की शुरुआत से अंत तक डायरेक्ट आप बताना चाहते हो, यानी उनके बीच की जो संख्याएं हैं उनको आप नहीं बताना चाहते हो, सिर्फ शुरू वाला और लास्ट वाला बताकर, और वहां पर डैश का चिन्ह आप प्रयोग करते हो। कैसे? तो जैसे मान लो 1 to 100 लिखना है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1-100, यानी 1 से 100 तक। उसी तरह से A to Z लिखना है तो A-Z,
यानी कोई भी शुरू से अंत तक की चीज़ें अगर आपको लिखनी है और बीच वाली चीज़ें आपको नहीं लिखना है तो वहाँ पर आप उसके लिए डैश का यूज कर सकते हो। अगला चलिए समझते हैं क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी जब भी आप किसी से प्रश्न पूछते हो कि क्या आपने होमवर्क सॉल्व कर लिया, तो जो आपने यहाँ पर प्रश्न पूछा, तो जो आपका सेंटेंस खत्म हुआ तो उसके लास्ट में आप यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हो। तो जब भी आपको किसी से प्रश्न पूछना हो तो वहाँ पर लास्ट में आपको प्रश्नवाचक यूज जरूर करना चाहिए। अगर इसको वाक्य में हम देखें तो जैसे अगर कुछ बोले कि कैन यू डू दिस, क्या आप इसे कर सकते हो, कैन यू डू दिस, तो यहाँ पर दिस के बाद आप प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करोगे। यहाँ पर आप फुल स्टॉप का यूज नहीं करोगे। जैसे हमने देखा था कि अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ आप प्रश्न पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये थे आपके आज के कुछ विराम चिन्ह और उनके प्रयोग। अब आपको करना क्या है कि आप अपना बुक उठाइए और उस बुक में जो भी आपका स्टोरी है उस स्टोरी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड जो आप सेंटेंस पढ़ोगे तो वहाँ पर आप गौर करिए कि कहाँ पर कौन से पंक्चुएशन का यूज किया गया है, किस विराम चिन्ह का यूज किया गया है, ताकि आप भी जब आप लिखो तो आप उस पंक्चुएशन मार्क का सही सही यूज करना सीख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पंक्चुएशंस के साथ, कुछ और विराम चिन्हों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रहिए और सुरक्षित रहिए।